हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में जो पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें अभिलेख और सिक्के हैं, उनके बारे में संक्षेप में अध्ययन किया था। आज हम संक्षेप में ही राजस्थान इतिहास के जानने के जो अन्य महत्वपूर्ण स्रोत जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया, जिसको राजस्थानी साहित्य कहा जाता है, राजस्थानी लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थानी जो भाषा के अंदर है, जो गद्य और पद्य है, वो दोनों प्रकार के साहित्य उसकी रचना की गई। और ये गद्य और पद्य में जो राजस्थानी साहित्य लिखा गया वो राजश्री में लिखा गया। और इन राजस्थानी साहित्य में ख्यात है, बात है, विगत है, वंशावली है, हकीकत है, यादाश्त है, बही है। ये प्रमुख राजस्थानी साहित्य हैं जिसके द्वारा हमें राजस्थानी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो राजस्थानी इतिहास के जानने के अनेक प्रचुर मात्रा में हमें राजस्थानी साहित्य मिलता है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। जो राजस्थानी इतिहास का जो इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है, जिसको ख्यात साहित्य कहा जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो ख्यात साहित्य है, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान जो साहित्य है, जो इतिहास से संबंधित साहित्य है, वो उसकी रचना का जो प्रारंभ है वो 9वीं शताब्दी में प्रारंभ हो चुका था। और लेकिन 9वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो वहाँ हमें रासो साहित्य मिलता है। अर्थात रासो साहित्य से तात्पर्य यह है कि जो मध्यकाल में जो राजस्थानी विद्वानों ने जो राजाओं और राजघराने की जो प्रशंसा में जो काव्य की रचना की, उसको रासो साहित्य कहा जाता है। मतलब जो प्रशंसा में लिखा गया, जिसमें जैसे पृथ्वीराज रासो था, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी या जिसके मित्र थे पृथ्वीराज चौहान के, चंद्रवरदाय, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। जो बिसलदेव रासो है, विग्रहराज चौहान के समय में नरपति नाल है, उसने बिसलदेव रासो है उसकी रचना की। जो कवि जान है, उसने कायम खा रासो की रचना की। इसी प्रकार से खुमान रासो है, जो दौलत विजय, उन्होंने खुमान रासो की रचना की। हमीर रासो है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी से पहले, 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान का जो ऐतिहासिक साहित्य है उसको रासो साहित्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद में राजस्थान में जो इतिहास लिखा गया, ऐतिहासिक साहित्य लिखा गया, उसको ख्यात साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो 16वीं शताब्दी के बाद के अंदर है या 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया। अर्थात जो ख्यात साहित्य है वो मुग़ल सम्राट अकबर के जो शासनकाल में इसका लेखन कार्य है, या इसके काल में इसका लेखन कार्य वो प्रारंभ होता है। क्योंकि जो अकबर है, उसके शासनकाल में जो अबुल फजल है, उसको अकबर ने अकबरनामा है को लिखने हेतु है, वो विभिन्न सामग्री एकत्रित करने के लिए राजपूताना के जो विभिन्न रियासत हैं उनको अपने जो वंश है से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री भिजवाने के लिए वो अकबर ने वो आदेश दिया था। और इसी समय है वो लगभग राजस्थान के सभी रियासतों के अंदर वो ख्यात साहित्य लिखा गया। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर हम कह सकते हैं कि ख्यात साहित्य की लेखन की परंपरा है वो प्रारंभ होती है। तो देखिएगा, जो ख्यात साहित्य है उसकी लेखन की परंपरा है वो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर वो प्रारंभ होती है। तो ख्यात का जो अर्थ है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ख्याति है, अर्थात किसी की ख्याति प्रतिपादित करना। तो ख्यात है वो कथित साहित्य है। तो वो इस साहित्य की रचना है वो गद्य में की गई। और इस साहित्य का जो लेखक है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो अपने आश्रयदाता की जो दैनिक जीवन, डे टू डे लाइफ की जो घटनाएं हैं उसका वर्णन करना था। और जो भिन्न भिन्न प्रकार के लेखों के द्वारा भिन्न भिन्न राजवंशों की जो के ऐतिहासिक साहित्य की रचना है वो की गई, जिसको ख्यात साहित्य है वो कहा जाता है। तो देखिएगा, ख्यात साहित्य का जो तात्पर्य है वो ख्याति है, मतलब किसी की ख्याति है उसको प्रतिपादित करना है।
वो ख्यात साहित्य का अर्थ होता है। तो इसमें जो 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 एक तरह से है, जो हम ख्यात साहित्य की हम बात करें कि एक तरह से संस्कृत का जो एक एक जो प्रख्यात शब्द है उसका अपभ्रंश रूप है, वो ख्यात माना जाता है। तो देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि अधिकांश जो ख्यात साहित्य है उसकी जो रचना है वो एक प्रकार से जो 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 चारण भाट हैं उनके द्वारा की गई, जो चारण जो भाट है उनके द्वारा इनकी रचना की गई। और जो कायस्थ जाति के जो पंचोली है उनके द्वारा है, वो ये ख्यात साहित्य लिखा गया। लेकिन नैणसी इसमें अपवाद हम कह सकते हैं, क्योंकि नैणसी न तो चारण जाति के थे और न पंचोली जाति के थे। लेकिन जो अधिकांश जो 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 ख्यात साहित्य है वो राजश्री में लिखी गई, उसके कारण से एक प्रकार से उनका जो वर्णन है वो अतिशोक्तिपूर्ण है, वो हो सकता है। लेकिन फिर भी है, ख्यात साहित्य हमारी वहाँ मदद करते हैं जहाँ पर फारसी साहित्यों के अंदर है वो हमें उनकी जानकारी नहीं मिलती है। और दूसरी, जो फारसी साहित्य में जो लिखा गया है, जो फारसी साहित्य वो राजश्री में लिखा गया, इसलिए उसमें अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन हो सकता है। तो ख्यात साहित्य के द्वारा है उन फारसी साहित्य में जो लिखा गया जो वर्णन है उसको परिपुष्ट करने में भी हमारी जो मदद है वो ख्यात साहित्य हमारी करता है। तो ख्यात साहित्य में यद्यपि कुछ अशुद्धियाँ हैं, कुछ जो क्रमबद्ध है रूप में नहीं लिखा गया है, ये ख्यात साहित्य है, कुछ इनकी कमियाँ हैं, लेकिन फिर भी यदि सावधानीपूर्वक है, यदि इसका उपयोग किया जाए ख्यात साहित्य का, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के इतिहास है उसका जो समग्र अध्ययन है वो ख्यात साहित्य के द्वारा हम ख्यात साहित्य के द्वारा राजस्थान के जो इतिहास की जो विभिन्न घटनाएं हैं उनका उनकी जानकारी है हम प्राप्त कर सकते हैं। कमियों के बावजूद भी है, यदि उसको सावधानीपूर्वक इनको काम में लिया जाए तो हम ख्यात साहित्य है के द्वारा है वो राजस्थान के इतिहास, एक जो समृद्ध इतिहास है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ख्यात साहित्य है वो इसका जो बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जाता है, और इसकी महत्ता है वो इस बात को लेकर भी है, क्योंकि इसके विषय में कहा जाता है कि यदि कर्नल टोड को है, यदि ये ख्यात साहित्य मिल जाता तो कर्नल टोड ने राजस्थान के इतिहास लिखने के अंदर जो गलतियाँ की वो शायद वो गलतियाँ वो नहीं करता। तो राजस्थान के जो मध्यकालीन जो इतिहास है उसको जानने में है वो ख्यात साहित्य है वो हमारी महत्वपूर्ण मदद करते हैं। तो ख्यात जो लेखन है उसका जो आधार है वो प्राचीन भैयाँ हैं, समकालीन ऐतिहासिक विवरण है, और जो बड़वा जो भाट है, बड़वा भाट है, उनकी वंशावलियाँ हैं, और जो श्रुति परंपरा है, जो परंपरा में चली आ रही जो इतिहास पर जो बातें हैं, जो पट्टे परवाने हैं, वो उसके आधार पर है ये जो ख्यातें वो लिखी गई। और इन ख्यातों में समाज की जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का एक तरह से विस्तृत विवेचन है वो हमें मिलता है। न केवल सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का विस्तृत विवेचन मिलता है इन ख्यातों से, अपितु तत्कालिक और जो पूर्वकालिक मानव के जो आदर्श है और संपूर्ण व्यवहार का जो इतिहास बोध भी है वो इन ख्यातों के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो ख्यातों के द्वारा तत्कालीन जो भाषा साहित्य है, संगीत है, कला है, विज्ञान है आदि की प्रगति के विषय में भी जानकारी हमें ख्यातों के द्वारा हमें मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो 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 ख्यातों से हैं वो युद्ध के तौर तरीके हैं, युद्ध में हार जीत है, जीवन मरण है, तिथि संवत है आदि के साथ साथ जो संस्था और व्यवस्था पर कई जो विवरण है पर अच्छा प्रकाश ये ख्यात साहित्य डालते हैं। तो ख्यात साहित्य है के अध्ययन के द्वारा है हम किसी भी क्षेत्र के इतिहास और उसकी सांस्कृतिक परंपराओं को एक नई दृष्टि से सोचने और विचारने की जो आवश्यकता है। और क्योंकि इसका जो ख्यात साहित्य का जो महत्व है, केवल राजा और नवाबों के माध्यम से लिखा गया जो इतिहास है वो उन्होंने अपने ढंग से लिखा, जबकि जो ख्यात साहित्य है उसमें वो ज़्यादातर है वो दबाव में लिखा गया, अपितु अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा वो लिखा गया। तो ऐसी स्थिति में इनकी कमियों के बावजूद भी है वो ख्यात साहित्य है वो हमारी है वो काफ़ी मदद करते हैं। इसलिए आधुनिक इतिहासकार हैं वो इतिहास लेखन के अंदर वो ख्यात साहित्य का को काम में वो लेते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ख्यात साहित्य है वो
निश्चित रूप से हैं वो राजस्थान के इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, इसको हम कह सकते हैं। तो जो ख्यात साहित्य है उनका जो अ, जैसे मैंने बताया कि कुछ जो घटनाएं हैं जिसके बारे में जानकारी है वो हमें फारसी साहित्यों से नहीं होती है। जैसे हम शेरशाह और मालदेव के बीच में जो गिरी शिमेल का युग जो 1544 में हुआ, उसके अंदर जब बात करते हैं तो शेरशाह का जो समकालीन इतिहासकार अब्बास का सारवानी है, वो उस समय युद्ध क्षेत्र के अंदर मौजूद था और उसने जो तारीख़ शेरशाही लिखी, उस तारीख़ शेरशाही के अंदर है वो उसने ये नहीं लिखा कि मालदेव और शेरशाह के बीच में ये युद्ध है वो किस स्थान पे लड़ा गया। तो इसकी जानकारी है वो हमें ख्यात साहित्य से है वो मिलती है। तो जो जो मालदीव के जो उसमें क्योंकि शेरशाह के अब्बास का सारवानी केवल इतना लिखता है कि मालदीव के सैनिकों ने शेरशाह के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था और अब्बास का है वो इतना ही लिखता है कि शेरशाह ने पड़ाव से पहले बोरों में रेत भरवाकर सुरक्षा की व्यवस्था कर दी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो 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 फारसी साहित्य में जो बातें नहीं हैं उस इतिहास की जो विस्तृत रूप है को जानने में जो ख्यात साहित्य हमारी मदद करते हैं। उसी प्रकार जैसे मारवाड़ में राठौड़ वंश का जो संस्थापक राव सिया है, उसकी आगमन की तिथि है वो हमें बाकीदास की ख्यात हमारी मदद करती है। तो इसी तरह से जो नैनसिरी ख्यात और आमेर की ख्यात है उसके द्वारा जो 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 अकबर ने है वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए है वो जो शांति दूत भेजे, तो उनकी मुलाकात है वो कहाँ हुई, तो नैनसिरी ख्यात है वो उससे पता चलता है कि 1573 में उदय सागर की जो उदय सागर पर वो भेंट हुई 1573 में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ख्यात साहित्य से हमें फारसी साहित्य के अंदर जो बातें नहीं मिलती है उसकी अतिरिक्त जानकारी है, इतिहास की जो अतिरिक्त जानकारी है हम ख्यात साहित्य से हम प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि ख्यात साहित्य में जैसे मैंने बताया कि उनमें कमियां हैं क्योंकि इसमें घटनाओं का एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अंदर वर्णन नहीं किया गया है और इसमें एक तरह से तिथियों का ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है और एक तरह से जो 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 व्यक्ति और स्थानों के नाम जो दिए गए हैं वो भी उनकी जांच करना आवश्यक है क्योंकि वो सही मालूम नहीं पड़ती है। तो इस तरह से क्या है कि यदि सावधानीपूर्वक यदि ख्यात साहित्य में लिखित जो सूचनाएं उनका यदि सावधानीपूर्वक यदि प्रयोग करें तो ख्यात साहित्य वो हमारी काफ़ी मदद है वो कर सकते हैं। क्योंकि ख्यात साहित्य में है वो क्योंकि ख्यात साहित्य भी अधिकांश ख्यात साहित्य वो राजस्तरीय में लिखी गई इसलिए उनमें अतिशोक्ति वर्णन है, तो उनको दूसरी घटनाओं से दूसरे साक्ष्यों से प्रपुष्ट कर करके हम ख्यात साहित्य हमारी मदद कर सकते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की जो ख्यातें लिखी गई उनमें जो मोहन नैनसिरी ख्यात है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये सबसे प्राचीन है वो ख्यात है वो मानी जाती है। तो मोहन नैनसी है उन्होंने जैसे आप जानते हैं कि मोहन नैनसी है वो मारवाड़ के जो शासक है जो महाराणा जसवंत सिंह है उनके दीवान थे और जो मोहन नैनसी है ने जो मारवाड़ प्रगनारी विगत है और नैनसिरी ख्यात है दो ग्रंथ लिखे जिसे मारवाड़ प्रगनारी विगत और गांवारी ख्यात है, नैनसिरी ख्यात और या गांवारी ख्यात है वो भी कहते हैं। तो एक तरह से क्या है कि जैसे नैनसी के बारे में आप जानते हैं कि जो मोहन नैनसी है उनका जन्म है वो 1611 के अंदर है या 10 हम कहें कि ओसवाल वैश्य परिवार के अंदर है वो मोहनोत वैश्य शाखा के अंदर हुआ था और एक ओसवाल परिवार में थे। इनके पिता जयमल थे जो जोधपुर के महाराजा के दरबार के अंदर है वो एक तरह से है वो कार्यरत थे और एक तरह से गत सिंह के समय में है वो नैनसी है वो सिवा के अंदर है वो आते हैं और उसके बाद में महाराणा जसवंत सिंह है वो उनको 1657-58 के अंदर है, हम 58 की बात करें तो दीवान के पद पर वो नियुक्त कर देते हैं। तो एक तरह से 1658 से लेकर के 1666 तक जसवंत सिंह है जो मोहन नैनसी वो जसवंत सिंह के दीवान के पद पर कार्य करते हैं और एक तरह से क्या है कि लेकिन 1666 के अंदर वो जसवंत सिंह है महाराणा जसवंत सिंह नैनसी से नाराज़ हो जाते हैं और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह की अनुपस्थिति के अंदर है क्योंकि अकबर की नाराज़गी के कारण से जसवंत सिंह को है वो मारवाड़ से अलग रहना पड़ा। तो
तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की बागडोर है वो मोनो नैन्सी के पास में रही, तो इसलिए उनकी अनुपस्थिति के अंदर है वो नैन्सी ने अपने सगे संबंधियों और मित्रों को राज्य के उच्च पदों पर है वो नियुक्त कर दिया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 1666 के अंदर नैन्सी और उसके भाई जो सुंदरदास है उसको बंदी बना लिया गया, और बंदी अवस्था में नैन्सी और उसका जो भाई है उनको 1671 के अंदर है उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार जो 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 नैन्सी है का एक दुखद है वो अंत हो जाता है। तो नैन्सी री जो ख्यात है, जो जिसमें नैन्सी ने अपनी जो जो ख्यात है उसमें राजस्थान के जो राठौड़ है और जो कछावा है, भाटी है, हड़ौती है, शेखावत है, सिरोही है, किशनगढ़ है, बांगड़ है कि रजवाड़ों के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने गुजरात, काठियावाड़, बुंदेलखंड है, बगेलखंड मालवा, दिल्ली के युद्धों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त नैन्सी ख्यात से जो जो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, विभिन्न पहाड़, नदियाँ, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। और चौहान और भाटी जो जो भाटी है, राठौड़ है, उनका विस्तारपूर्वक इतिहास है वो इसके अंदर भी मिलता है। तो नैन्सी री जो ख्यात है नैन्स के बारे के अंदर जी.एच. ओझा है वो एक प्रकार से है उनका कहना है कि जो नैन्सी का जो 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 का जो ग्रंथ है जो भाटों की ख्यातों की अपेक्षा है वो बड़ा महत्व रखता है। तो एक तरह से हम कहें कि तो जैसे मैंने बताया कि जो ओझा जी हैं वो ये कहते हैं कि नैन्सी ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से है वो जो चारण भाट है आदि से है वो विभिन्न प्रकार के जो वंशावलियाँ मंगा करके वो संग्रह करता था। और जो कानूनगो है उनके जो उनके रिकॉर्ड से है वो मालूमात करता था, और अपने रिश्तेदारों से भी है वो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मंगाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नैन्सी री जो ख्यात है वो भाटों की ख्यातों की अपेक्षा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के स्रोतों का वर्णन है उसके अंदर किया वो स्रोतों का हवाला दिया गया है। तो इस तरह से क्या है कि जो नैन्सी री जो ख्यात है उसमें एक प्रकार से जो जी.एच. ओझा ने तो नैन्सी ख्यात की जो महत्व है उसको प्रतिबद्ध करते हुए लिखा गया कि यदि कर्नल टोड को यह ग्रंथ उपलब्ध हो जाता तो कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ में जो अशुद्धियाँ छोड़ी थी वो नहीं रह पाती। तो आज भी हम नैन्सी के ग्रंथ को देखे बिना राजस्थान के जो इतिहास है उसका जो समग्र जो जानकारी है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो नैन्सी को यद्यपि वो दीवान के पद पे था और ऐसी स्थिति में उसको सामग्री मंगाने के अंदर ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने जो इतिहास लिखा उसके अंदर की आलोचनात्मक ढंग से है उसने इतिहास है वो लिखा, वो किसी दबाव में किसी भय के अंदर है वो उसने अपनी जो एक तरह से वो जानकारी नहीं लिखी। तो नैन्सी है ने जैसे मैंने कहा कि ये मतलब राजकीय संरक्षण में यद्यपि ये लिखा गया लेकिन कई स्थानों पर है वो अपने जो स्वामी है जसवंत सिंह है उसकी सफलता और कमजोरियों का उल्लेख भी है वो अपने ग्रंथ के अंदर वो करता है। तो नैन्सी री ख्यात के अलावा जो नैन्सी ने जो मारवाड़ परगनारी विगत है, ये गाँवों री ख्यात है जो लिखी है, जिसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, और इसमें जोधपुर राज्य के जो विभिन्न परगने हैं उनका विस्तृत विवेचन हमें मिलता है। तो इसमें जो जो विभिन्न जो परगने का जो जो इतिहास है और सामंतों के कार्यों का जो विस्तृत विवेचन है वो इसमें जो हमें मिलता है। तो कानूनगो ने इसके बारे में लिखा है कि आधुनिक इतिहासकारों को नैन्सी की ख्यात यद्यपि ज़्यादा रुचिकर नहीं लगे, क्योंकि लेखन सामग्री में वो परिपक्वता और शुद्धता नज़र नहीं आती है जो कि आधुनिक इतिहासकारों के लेखन से हमें मिलती है। लेकिन फिर भी यदि हम इसकी भाषा को अलग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथ के द्वारा न केवल राजस्थान के राजनीतिक इतिहास अपितु सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास जानने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हम कह सकते हैं। तो इस जो ख्यात है नैन्सी री ख्यात उससे उस समय के जो जो अधिकारी हैं उनके नाम, पद और दरबार के रीति रिवाजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस ख्यात से हमें पुराने गीतों और
जो दो में लिखी गई जो बातें हैं, जिनको यदि समझना एक तरह से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फिर भी इस ग्रंथ से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल है उसको वो भी कहा जाता है। तो यद्यपि जैसा कि आप जानते हैं कि नैन्सी की तुलना है वो एक तरह से मुंशी देवी प्रसाद ने है वो अबुल फजल से वो की है, लेकिन दोनों के अंदर समानता ये है कि दोनों इतिहासकार थे। अबुल फजल भी इतिहासकार था, नैन्सी भी इतिहासकार था। अबुल फजल ने आईने अकबरी अकबरनामा लिखा, नैन्सी ने मारवाड़ प्रगनारी विगत और नैन्सी ख्यात दो ग्रंथ थे। दोनों ने दो ग्रंथों की रचना की। अबुल फजल की तरह नैन्सी भी प्रशासन और सेना से संबद्ध था। जब जब जसवंत सिंह है वो मारवाड़ नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में सेना एक प्रशासक रूप में अच्छी भूमिका निभाई, जिस तरह से अबुल फजल ने निभाई। और दोनों ही है वो प्रशासन की गतिविधियों को में समान रूप से भाग लेते थे। दोनों कुशल प्रशासक थे और दोनों का अंत है वो एक तरह से जो अबुल फजल है वो सलीम के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा और उनको जसवंत सिंह के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। दोनों का जो एक दुखद अंत है वो होता है। तो इस तरह से दोनों के अंदर समानता ही है। समानता के साथ साथ है वो नैन्सी और अबुल फजल के अंदर हमें असमानताएं हैं वो भी हमें नज़र आती हैं। तो जहाँ पर नैन्सी है और अबुल फजल की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं थी, तो अबुल फजल है वो अकबर का दरबारी कवि था और एक तरह से मुग़ल सम्राट का आश्रय और संरक्षण उनको प्राप्त था। और उसने जो अपनी जो रचनाएं लिखी उसमें अकबर की आवश्यकता से अधिक उसने प्रशंसा की है। जबकि दूसरी ओर नैन्सी वो बिना किसी पक्षपात के राजवंशों का इतिहास उसने लिखा और अपने एक तरह से अपने जो आश्रयदाता है अपने स्वामी जसवंत सिंह उसकी पराजयों का उल्लेख भी उसने किया है। तो नैन्सी के अंदर क्या है कि एक तरह से लिखने का जो साहस है जो था वो अबुल फजल में दिखाई नहीं देता। इस तरह से नैन्सी है वो अबुल फजल से कहीं ज़्यादा बेहतर था। तो नैन्सी के संबंध में हम ये भी कह सकते हैं कि नैन्सी ने जो बातें लिखी उसका उसने सोर्सेज दिया है कि ये बातें उसने कहाँ से सुनी और किस बात में उल्लेख किया है, किस बात से ये जानकारी मिलती है, उसका स्पष्टता से उल्लेख किया है। जबकि अबुल फजल है वो इस बात का है वो उल्लेख वो नहीं करता है। तो एक तरह से अबुल फजल ने भारत की सामाजिक परंपराओं और जनजीवन का जो वर्णन नहीं किया है, जबकि नैन्सी है वो राजनीतिक इतिहास के साथ साथ है अपने राज्य के जो सामाजिक रीति रिवाज है, जो त्यौहार है, उत्सव है, विवाह संबंध है, रहन सहन है, जो आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में इससे जानकारी मिलती है। इस तरह से राजस्थान के जो सांस्कृतिक इतिहास को जानने की दृष्टि से है वो नैन्सी ख्यात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हम कही जा सकती है। तो नैन्सी ने इसके साथ साथ नैन्सी ने उन साधनों का वर्णन किया है जिसको उसने प्रयोग में लिया है, जिससे बहुत से अब नष्ट हो गए हैं। लेकिन अबुल फजल ने अकबरनामा आईने अकबरी में उन साधनों का उल्लेख नहीं किया जहाँ से उसने सामग्री प्राप्त की। ये दोनों के अंदर एक महत्वपूर्ण अंतर हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पुस्तकालय वो और राजश्री अबुल फजल उत्पन्न कर सकते हैं। कानून को कहते हैं नैन्सी के बारे में कि जो पुस्तकालय और जो राजकीय संरक्षण है वो अबुल फजल को तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन नैन्सी को जन्म नहीं दे सकते। तो क्योंकि जो ख्यात है उसमें राजपूतों की सूर्य का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन मिलता है। साथ ही राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, जोग्राफिकल स्थिति है और सामाजिक आर्थिक स्थिति का जो विस्तृत विवेचन है वो ख्यात में मिलता है, जो कि अकबरनामा में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार नैन्सी की जो ख्यात है वो ऐतिहासिक स्रोत के रूप के अंदर वो महत्वपूर्ण है। यदि जैसा कि मैंने बताया कि कर्नल टोड को यदि ये रचना मिल जाती है तो शायद राजस्थान का इतिहास उसके लेखन के अंदर जो कमियां हैं वो जो हमें दिखाई देती है कर्नल टोड के एनल एंटिक्विटीज़ में वो हमें दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से ही हम कह सकते हैं कि जो 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 नैन्सी जो ख्यात है वो एक महत्वपूर्ण है और एक तरह से महत्वपूर्ण होते हुए इसमें कई दोष हैं क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि नैन्सी ने जो 1452 ईस्वी से पूर्व का जो वंशावली जो लिखी उन्होंने भाटियों की पोथियों को आधार बना करके लिखा, जो हमें अशुद्ध रूप उसमें मिलते हैं। और इसमें जो नैन्सी जी ख्यात है उसमें कई कमियां और भी हैं कि उसमें एक तरह से जो उसकी अधिकांश जो तिथियां हैं वो जो उल्लेख किया है नैन्सी ने वो सही नहीं है और घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन नहीं मिलता
और एक घटना का संपूर्ण वर्णन है वो एक स्थान पर है, वो नहीं है, नहीं मिलता। स्थान स्थान पर एक ही घटना का वर्णन है वो हमें मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नैन्सी ख्यात के अंदर जो विभिन्न प्रकार के दोष हैं उसको स्वीकार कर लें। उसके पश्चात भी है वो ऐतिहासिक स्रोत के रूप के अंदर नैन्सी की जो ख्यात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना विस्तृत वर्णन नैन्सी ने है वो किया है वैसा अन्य स्रोत के अंदर हमें नहीं मिलता। और नैन्सी के ग्रंथ को आधार बना करके राजस्थान के इतिहास कोई संतोषप्रद ढंग से लिखा जा सकता है। इसको हटा करके राजस्थान के इतिहास को है वो संतोषप्रद ढंग से वो नहीं लिखा जा सकता। तो नैन्सी है वो न केवल एक लेखक के रूप में अपितु एक प्रशासक और एक सेनापति के रूप के अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि नैन्सी ने जहाँ एक लेखक के रूप के अंदर है वो जो मारवाड़ी भाषा के अंदर है वो अपनी रचना लिखी, उसने लड़ाइयाँ, वीर पुरुषों और उनकी जागीरों का राजस्थान के गांव और गढ़ियों का गढ़ और गढ़िया वगैरह है उनका उन्होंने विस्तारपूर्वक वर्णन किया। चौहान, भाटी और राठौड़ों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। और जबकि जो मारवाड़ परगनारी जो विगत है उसमें उसने राजस्थान के विभिन्न गांवों और परगनों की उत्पत्ति, उसका ऐतिहासिक महत्व के बारे में उल्लेख किया, जो एक प्रकार से नैन्सी को राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है वो प्रदान करती है। लेखक के साथ साथ नैन्सी ने एक तरह से है वो प्रशासक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1658 से 1670 के बीच 12 वर्षों तक जोधपुर के दीवान के पद पर उन्होंने जो कार्य किया नैन्सी ने। महाराजा दुष्यंत सिंह जो प्रथम मुगल सेना के साथ जब जोधपुर से बाहर में थे, जोधपुर के बाहर थे, क्योंकि मुगल सम्राट से इनकी बनती नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में जसवंत सिंह की अनुपस्थिति में जो मारवाड़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम है वो नैन्सी ने किया। प्रशासन को पुनर्गठित किया। पड़ोसी राज्य जैसलमेर से युद्ध हुआ तब नैन्सी ने अपनी वीरता का परिचय दिया और जोधपुर भूमि व्यवस्था को भी पुनर्गठित किया। तो इसके अलावा नैन्सी ने एक तरह से एक कुशल सेनापति के रूप में युद्ध के अंदर भाग लिया। और जैसे अबुल फजल ने अहमदनगर के अभियान में मुगल सेनापति के रूप में भाग लिया, उसी प्रकार नैन्सी उसने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की अनुपस्थिति में कई युद्ध में सेनापति के रूप में शौर्य का प्रदर्शन किया। नैन्सी ने अपने सैनिक, सेनापति और लेखक के रूप में अद्भुत गुणों का परिचय दिया। इसलिए नैन्सी को अबुल फजल की तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि ये दोनों समकालीन भी नहीं थे, परंतु दोनों की सेवाएं वो स्मरणीय थी। और एक तरह से नैन्सी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण अबुल फजल के समान वैज्ञानिक और प्रभावशाली था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल और उसकी रचना ख्यात को अकबरनामा के नाम से पुकारा जाए तो अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, लेकिन उससे बढ़कर ही हम कह सकते हैं कि नैन्सी का स्थान अबुल फजल से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए वो ख्यात साहित्यों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इन ख्यातों में आज हमने नैन्सी ख्यात की चर्चा की। अगले व्याख्यान के अंदर हम जो राजस्थान के इतिहास को जानने से संबंधित जो अन्य ख्यात हैं, जिसमें दालदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात और जो विभिन्न प्रकार की जो ख्यात हैं उनके बारे के अंदर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।